नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 5वीं किस्त सुनिए। 5वीं किस्त। ये चैप्टर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका उन्वान है नया अहदनामा। नया अहदनामा। चंद्रकुंज कोठे वाले साहिबान में खड़ी दीपाली सुबह के नाश्ते के बाद से रोजी का इंतजार कर रही थी। दूर सड़क के मोड़ पर रोजी की साइकिल आते देखकर वो तेजी से नीचे उतरी और बैठक खाने का दरवाज़ा खोला। जूं ही रोजी अंदर आई, दीपाली ने उसे अपने कमरे में ले जाकर झटपट दरवाज़ा बंद किया और चिटकनी लगा दी और बड़े ड्रामाई अंदाज से अलमारी पर से बाइबल उतार कर, जो एक मर्तबा पादरी बैनर्जी ने उसे दी थी, रोजी के हाथ में ठूंस दी। आंखें बंद करो रोजी। हैरान और परेशान रोजी ने आंखें बंद की। कहो, मुल्क व कौम की खातिर हलफ उठाती हूँ, गॉड दी फादर, गॉड दी सन और गॉड दी होली घोस्ट के नाम पर। रोजी ने एक आंख खोली। मिस हेडले ने परसों ही बतलाया है कि सही तलफ़ुज़ घोस्ट नहीं, गोस्ट है। अच्छा, होली घोस्ट के नाम पर। चलो बोलो तो। रोजी ने दोनों आंखें खोली और ठिठक कर कहा, दीपाली, मेरे बाबा पर तो कोई आफत नहीं आएगी, वो बहुत बूढ़े हैं। दीपाली चुप हो गई। उसे भी कुछ मालूम ना था। मैं मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकती हूँ रोजी, मगर तुम सच्ची हिंदुस्तानी हो के नहीं। उसने लम्हे भर के बाद कहा, हाँ, मैं कार्ल्टन नेटिव क्रिश्चियन सच्ची हिंदुस्तानी हूँ, उसने दिल में तलखी से कहा। फिर उसने फौरन अपने आप को डांटा, इस खुद रहमी की क्या ज़रूरत है? तहरीक आज़ादी में अनगिनत ईसाई शामिल हैं, एक से एक बड़े मुहिब्बे वतन। हुब्बे वतन क्या किसी एक ही फ़िरक़े की मीरास है? इस वक्फे में दीपाली ने सांस रोके मुतवक्को नज़रों से रोज़ी को, माफ़ कीजिएगा, इस वक्फे में दीपाली सांस रोके मुतवक्को नज़रों से रोज़ी को देखे जा रही थी। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? दीपाली को महसूस हुआ जैसे हिंदुस्तान का सारा मुस्तकबिल उस वक्त महज रोजी बैनर्जी के हाँ या ना करने पर मुनहसर है। दीपाली को कपकपी सी महसूस हुई। इतने में रोजी ने दो जानू फर्श पर बैठकर ज़ेरे लब हलफ दोहराया और बाइबल सर और आंखों से लगाकर कहा, सो हेल्प मी गॉड। दीपाली इत्मीनान का गहरा सांस लेकर अपने पलंग पर जा बैठी। रोजी, इधर आओ। अब गोया वो गुरु या लीडर थी, रोजी उसकी चेली। गौर से सुनो रोजी। दीपाली की आवाज़ में तहक्कुम आ गया था।
उमा रॉय की तरह इक़्तिदार और ऐसे जिम्मेदारी इंसान को पल की पल में बदल देता है। रोजी, डीएम के बंगले पर तुम्हारे कंपाउंड का कोई आदमी मुलाजिम है? तुमने एक मर्तबा जिक्र किया था। मिसेस कैंटवेल की आया हमारे यहाँ की औरत है लीला। मम्मी ने ही उसे वहाँ रखवाया है। कहाँ की रहने वाली है? पाला तो मम्मी ने उसे कंपाउंड में है, मगर उसकी नानी नर्सिंग डी में रहती है। दीपाली चंद लम्हों तक सोचा कि फिर पोस्ट कार्ड और कलम निकालकर रोजी से कहा, मैं उसकी नानी की तरफ से तुम्हारी मम्मी को खत लिख रही हूं। नानी बहुत सख्त बीमार है, लिहाजा लीला देवी एक हफ्ते के लिए फौरन नर्सिंग डी पहुंचे। आज खूखू नर्सिंग डी जाएगा और ये कार्ड वहां डाक में डाल देगा। अच्छा ठहरो, जोसेफ बेहद काबिले एतबार है ना? तुम दीपाली जोसेफ को बरसों से देख रही हो। अच्छा, जोसेफ एक लिफाफा लेकर लीला के नाम डीएम्स हाउस जाएगा और उससे कहेगा कि गांव से आदमी ये चिट्ठी लाया है, वही नानी की बीमारी वाली, और कहेगा कि हफ्ते भर की एवजी का इंतजाम भी करता आया है। ये लीला जो तुम्हारी ये मेम साहब से छुट्टी मांगेगी। मेम साहब कैसी हैं? अच्छी खासी हैं, शरीफ औरत है, रोजी ने जवाब दिया, मगर उलझन सी महसूस हुई। मैं मिसेस केंटवेल से वाकिफ हूं, उनसे मिलती रहती हूं और अब उनको धोखा देने जा रही हूं। अच्छी खासी हैं, उसने दोहराया। उसके बाद शाम को एक बुर्के वाली मुलाजिमा कुलसुम बीबी डीएम्स हाउस पहुंच जाएगी लीला की एवजी। पहले मैंने सोचा कि खत लेकर तुम जाओ और लीला को छुट्टी दिला दो और बाद में कुलसुम बीबी को पहुंचा दो, तो मिनटों में काम बन जाएगा। मगर फिर ख्याल आया कि तुमको मुसीबत में ना डालूं। क्यों? रोजी ने गुस्से से पूछा। फिर हलफ किस लिए उठवाया है? तुम खुद चली जाओगी? ऑफ कोर्स। ओह वंडरफुल रोजी। दीपाली खुशी से उछल पड़ी। मगर दीपाली ये सब किस लिए? तुम मिस्टर केंटवेल पर बम तो नहीं फेंकोगी? रोजी, तुमको पता है हम लोग बम नहीं फेंकते। हम लोग, दीपाली ने बड़ी बेनियाजी से कहा और रोजी मरूब हो गई। मगर अचानक उसने कहा, एक बड़ा सख्त लूप होल है तुम्हारी स्कीम में। पूछो क्या? लीला एक हफ्ते के लिए कहाँ जाएगी? खत तो फर्जी है, इसका इंतजाम भी कर लिया गया है, फिक्र मत करो, बहुत मामूली सी बात है। अच्छा रोजी, आज 21 तारीख है, 27 दिसंबर से पहले कुलसुम बीबी का डीएम्स हाउस में पहुंच जाना लाजमी है। मगर क्यों आखिर? ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। क्यों? रोजी बैनर्जी, तुमने अंडरग्राउंड में काम करने के लिए हलफ उठाया है ना? अब जबान बंद रखने और सवाल ना करने की आदत डालो। तुम तो वाकई डिक्टेटर बन गई।
रोजी ने मुंह लटका कर कहा। दीपाली बच्चों की से लिखाई में लीलावती आया की नानी की तरफ से मिसेस एस्थर बनर्जी को पोस्टकार्ड लिखने में मसरूफ हो गई। 24 दिसंबर की सुबह रोजी लिली कॉटेज के बरामदे में बैठी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लॉर्ड पादरी के यहाँ से आए हुए खिलौनों और गर्म कपड़ों के पार्सल बनाने में मसरूफ थी, जो कंपाउंड के यतीम बच्चों में तकसीम किए जाने थे। उसी वक्त डाकिये ने एक पोस्टकार्ड लाकर दिया। पढ़कर रोजी ने अपनी वालिदा को आवाज़ दी, जो कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों की सुबह की चाय के इंतज़ाम में सरगर्दा फिर रही थी। मम्मी, बेचारी लीलावती की नानी का खत आया है, बड़ी सख्त बीमार है। अरे क्या हुआ? मिसेस एस्थर बनर्जी ने पूछा। ये नहीं लिखा। देहाती लोग तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, प्राण निकलने वाले हैं, फौरन पहुंचो। खुदा बाप रहम करे। एस्थर बनर्जी ने कहा। रोजी, तुम खुद जाकर मिसेस कैंटवेल को खत दिखा दो, वरना वो शायद छुट्टी ना दें। लीला मुझसे कई बार कह चुकी है कि गांव जाना चाहती है, मगर मेम साहब अभी छुट्टी नहीं दे रही हैं। क्यों? उनके यहाँ आया का काम ही क्या है? नहीं, मगर उनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं। परसों चैरिटी बाजार के लिए आई नहीं थी तो मुझे बता रही थी। कौन मेहमान आने वाले हैं मामा? मुझे क्या मालूम। मिसेस कैंटवेल से मेरी इतनी बेतकल्लुफी नहीं है कि मुझे तफसीलात बताएं। होंगे कोई। रोजी ने पार्सल इकट्ठे करके अंदर सिटिंग रूम में क्रिसमस ट्री के पास रख दिए। चंद लम्हों के लिए चुप खड़ी रही, फिर गैर इरादी तौर से ईसा की तस्वीर पर नजर डाली, जो आतिशदान के ऊपर लगी थी। कमरे की एक दीवार पर बिशप हेबर की तस्वीर भी आवेजा थी। बाहर आकर उसने साइकिल निकाली और रमना की सिमत रवाना हो गई। अगले चैप्टर का उन्वान है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुरफिजा बंगले का वसी बाग मौसम सरमा के रोशन फूलों से चकमगा रहा था। बंगले के अंदर छोटा हाजिरी के बाद मुलाजमीन बड़े दिन की तैयारियों में सरगर्मी से मसरूफ हो चुके थे। रोजी बनर्जी ने साइकिल एक गुलमहर के नीचे खड़ी की और बरामदे में जाकर ड्राइंग रूम के दरीचे से अंदर झांका। बैरा गोल मेज झाड़पोंछ करता नजर आया। रोजी ने डरते डरते दरीचे पर दस्तक दी। गफूर बैरा रोजी मिस साहब को पहचानता था। उसने बाहर आकर खीसें निकाल दी, मगर झुककर सलाम नहीं किया। कि बड़े साहब का बैरा था। मेम साहब हैं? रोजी ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। उसका हलक सूख रहा था। अंदर हैं। और साहब कचहरी जाने वाला है। अंदर से बूटों की चाप और हल्की सी सीटी की आवाज आई और किसी ने पुकारा, डार्लिंग। यस डियर। यह मिसेस कैंटवेल की आवाज थी।
बिजली के कोंदे की तरह रोजी को ख्याल आया कि वापस चली जाए। वो किस ज़बरदस्त हिमाकत में फंस गई है। कौम परस्ती वगैरह बिल्कुल ठीक है, मगर ये ख़तरनाक साजिशें वो एकदम पीछे हटी कि इतने में फ्रीडा कैंटवेल कुत्ते को आवाज़ देती खुद ही बाहर निकल आई। गुड मॉर्निंग मिसेस कैंटवेल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू रोजी? फाइन थैंक यू मिसेस कैंटवेल। हाउस डस्की? डस्की कुत्ता था जो भागता हुआ बरामदे में आया। यस रोजी, मिसेस कैंटवेल ने सवालिया अंदाज से उसे देखा। उन्होंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, उसे ड्राइंग रूम में नहीं ले गई। वो उससे इस तरह मुखातिब थी जिस तरह डाकिए, फेरी वाले या अखबार फरोश से खड़े खड़े बात की जाती है। हाउ इज द ओल्ड पादरी? फ्रीडा कैंटवेल ने झुककर डस्की को गोद में उठाते हुए दरियाफ्त किया। तुम किसी खास काम से आई हो? मैं रोजी शीला बैनर्जी, रेवरेंड पॉल मैथ्यू बैनर्जी की बेटी। इंसान, महज एक हकीर हिंदुस्तानी हूं। ये दूसरी बात है कि हकीर हिंदुस्तानी जहां आरा भी है, मगर नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी और बैरिस्टर परितोष रॉय आला तबके के अफराद हैं और डीएम से बराबरी से मिलते हैं। जहांआरा बेगम और उमा रॉय को फ्रीडा कैंटवेल अपने यहाँ डिनर पर बुलाती हैं और उनके घर जाकर डिनर खाती हैं, और मैं महज उनके परवरदा नेटिव पादरी की लड़की हूँ। चंद सेकंड कबल रोजी ने इरादा कर लिया था कि वो ये कहकर उन्हें मेरी क्रिसमस विश करने आई थी वापस भाग जाएगी, जहन्नुम में जाए अंडरग्राउंड, मगर उसने यकलख्त सर उठाया और धड़ल्ले से उन्हें जवाब दिया, जी हाँ, एक ज़रूरी काम है। बड़ी खुद एतमादी के साथ उसने पोस्टकार्ड स्वेटर की जेब से निकाला और बोली, लीलावती की नानी का कार्ड मामा के पास आया है। वो बूढ़ी औरत बहुत सख्त बीमार है। ओ डैम। अब्दुल गफूर, आया को बुलाओ, फ्रीडा कैंटवेल ने कहा और टहलती टहलती जाकर गमलों के पास खड़ी हो गई। आया बाहर आई। रोजी ने उसे बंगाली में नानी की खबर सुनाई और पोस्टकार्ड उसके हाथ में दे दिया। बेचारी औरत का रंग फक हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। घबराने का बाट नहीं आया। फ्रीडा कैंटवेल ने मुड़कर कहा, जास्ती बीमार होता तो टेलीग्राम देता तुम्हारा ग्रैंड मदर। डोंट यू थिंक सो रोजी? हमको छुट्टी देगा मेम साहब? लीला ने कहा, जाओ, मगर एवजी का इंतजाम पहले करना मांगता। कमर पर हाथ बांधे पीछे खड़े अब्दुल गफूर ने लुकमा दिया। जाहिर था कि अब्दुल गफूर मेम साहब के मुंह चढ़े मुलाजिम हैं। एवजी? ओ खुदा बाप, मिस साहब, इधर कंपाउंड में डेजी या सुशीला अभी हैंगी? लीला ने घबरा कर पूछा। इधर बंगले पर ट्रेंड आया मांगता मिस साहब, एवजी में। अब्दुल गफूर ने रोजी से कहा। मिसेस कैंटवेल मामला अब्दुल गफूर पर छोड़कर
माली को हिदायत देने के लिए बरामदे के दूसरे सिरे पर चली गई, जो एक आवेजा गमले के नीचे खुरपी के लिए कुछ सटर पटर कर रहा था। रोजी उनके पीछे पीछे गई। मिसेस कैंटवेल, मामा ने लीला को अपनी औलाद की तरह पाला है, इसलिए उनको इसकी बड़ी फिक्र है। अभी ये कार्ड आया तो मामा को भी एवज़ी का ख्याल आया था। हमारे दर्जी की भांजी आया का काम जानती है, अगर आप कहें तो भेज दूं। फ्रीडा कैंटवेल रोजी की तरफ मुड़ी। ये नाजुक तरीन लम्हा था। दर्जी की भांजी? कौन सा दर्जी? हमारा हसन अली? उन्होंने पूछा। जाहिर था कि फ्रीडा कैंटवेल ने खालिस घरेलू बीबी यानी हाउसवाइफ थी और दर्जियों और नौकरों के सिलसिले में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। अब रोजी हड़बड़ाई। जी नहीं, मिशन का एक पुराना दर्जी था, करीमुल्ला, वो अब चला गया है। उसकी भांजी कुलसुम कुछ रोज़ हुए मामा के पास काम की तलाश में आई थी। अंग्रेजी नहीं जानती, मगर बड़ी ईमानदार लड़की है, बेवा है। लाशौरी तौर पर रोजी ने अपनी माँ की कहानी दोहरा दी। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लेती हो तो भेज दो। मेरे कमरों में सारा सामान खुला पड़ा रहता है, बिल के बक्स तक खुले रहते हैं। हमें अपने नौकरों पर इतना भरोसा है। अच्छा, लीला, मैं जोसेफ के साथ कुलसुम को भेज दूंगी। तुम उसे सारा काम समझा देना। रोजी ने आया को मुखातिब किया। अच्छा रोजी बाबा। गॉड ब्लेस यू रोजी बाबा, लीला ने सर हिलाकर कहा। फ्रीडा कैंटवेल अब सीढ़ियां उतरकर एक क्यारी का मुआयना कर रही थी। रोजी ने उनको बाय कहा और साइकिल पर बैठकर फर्राटे से बाहर निकली। जब वो सड़क पर पहुंची तो पसीना पसीना हो रही थी। उस वक्त सुबह के 11 बजे थे। चंद्रकुंज जाकर दीपाली को तफसील बताने के बाद रोजी कंपाउंड में वापस आ गई और उसके जाने के 1 घंटे बाद उमा रॉय की कार चंद्रकुंज के फाटक पर आकर रुकी। उमा रॉय शॉल लपेटे नीचे उतरी। वो हस्बे मामूल बहुत मुजमहिल नजर आ रही थी। डॉक्टर सरकार बरामदे में खड़े अखबार पढ़ रहे थे। अजनबी मेहमान खातून को देखकर जरा घबरा से गए और नमस्कार किया। उमा रॉय ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और अपना तारुफ कराया। डॉक्टर सरकार उनको बैठक खाने में ले आए। दीपाली किवाड़ के पीछे से झांक रही थी। उमा ने आवाज दी, दीपाली। जी उमा दी, वो जो मजमून मैंने तुमको लिखने को दिया था, कुछ कामयाबी हुई? जी उमा दी, पूरी कामयाबी। गुड। उमा रॉय ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर वो डॉक्टर सरकार से मुखातिब हो गई और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, बिनोय बाबू, मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई थी। दरअसल, कहिए।
मैं हफ्ते भर के लिए कोमिला अपने गांव जा रही हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो दीपाली को अपने साथ ले जाऊं। इसका कॉलेज बंद हुआ है, जरा ये भी तफरी कर ले बेचारी। डॉक्टर सरकार चुप हो गए, मगर इतनी कदामत पसंदी के बावजूद वो ऐसी आला खानदान और बुलंद सीरत खातून से इनकार ना कर सकते थे। उन्हें यह भी एहसास था कि तंगदस्ती की वजह से वो दीपाली को किसी किस्म की सैर तफरी नहीं करा पाते थे। अब तीनों लड़के अंदर आ चुके थे और कान लगाकर मुकालमा सुन रहे थे। हम भी चलेंगे, छोटे दोनों ने शोर मचाया। तुम्हारा मैच है, कैसे जाओगे? दीपाली ने अंदर से निकलकर डांटा। तो गोया प्रोग्राम पहले से बन चुका है, डॉक्टर सरकार ने कहा। परसों नरसों उमा दी ने जिक्र किया था। दीपाली ने जरा घबरा कर जवाब दिया, मैं चली जाऊं बाबा? जाओ, हो आओ। क्या आज ही जा रही हो? जी हाँ, रात के स्टीमर से दाऊदकंदी पहुंचने का इरादा है। अच्छा दीपाली, तुम थोड़ा सा सामान बांध लो, मैं तीसरे पहर को कार भेज दूंगी, उमा ने कहा और डॉक्टर सरकार से बातों में मसरूफ हो गई। दीपाली ने अचानक अपने बाप पर नजर डाली। बाबा मुद्दतों बाद खिलाफ मामूल हंस हंस कर बातें कर रहे थे और कह लगा रहे थे। इतनी आसानी से इजाजत दे दी? बाबा, तुम पर उमा दी का जादू चल गया। कोमिला की रहने वाली हैं, जरूर कोई मंत्र जानती होंगी। सारे कॉमरेड इनकी गैर हाजिरी में भी इनका वजीफा पढ़ते थे। अब देखो किस तरह बाबा को मिनटों के अंदर शीशे में उतार लिया। बेचारे बाबा। उसने ताज्जुब से पूछा, उमा दी की जिंदगी में सियासत के अलावा और किसी बात की भी गुंजाइश होगी? उसने सर उठाकर अपनी मां की तस्वीर को देखा, जिसके नीचे उमा रॉय कुर्सी पर बैठी डॉक्टर सरकार से मुखातिब थी और बार बार हस्बे आदत ऐनक उतार कर आंखें झपक कर डॉक्टर सरकार को देखती और फिर ऐनक पल्लू से साफ करके लगा लेती। उमा देवी की आंखें बड़ी बड़ी और सुरमगी थीं। काश बाबा और उमा दी, लेकिन कोई तुक नहीं है। उमा देवी बड़ी सख्त दिल मालूम होती हैं, हालांकि इतनी नर्म दिल भी हैं। उमा रॉय के जाने के बाद अपने कमरे में अटैची केस पैक करते हुए वो देर तक ये सब सोचने में ऐसी खोई रही कि आने वाले दिनों के खतरे और नज़ाकत का ख्याल भी उसके दिल में ना आया। ठीक 3:30 बजे उमा रॉय की कार आ गई। दीपाली दरी का छोटा सा बिस्तर और अटैची केस उठाए चंद्रकुंज से निकली और कार में जाकर बैठी। अब अगले चैप्टर का उन्वान है कुलसुम आया। कुलसुम आया। 4:30 बजे शाम मिशन कंपाउंड का बूढ़ा और मोतबर चौकीदार जोसेफ अपने हमरा कुलसुम आया को लेकर आया। डीएम हाउस। मेम साहब अभी सो रही थी। साहब कचहरी से नहीं आया था। लीलावती सामान बांधे नारायणगंज जाने के लिए तैयार बैठी थी। उसने कुलसुम बीबी को अंदर बुला लिया और काम समझाने में मसरूफ हो गई। कोठी के सारे कमरे दिखाए।
और उसके फ़राइज़ से रूशनास किया। शाम के टाइम लीलावती अपना अंगूठा उल्टा करके मुंह तक ले गई। साहब, मेम साहब धुत हो जाता है। उसके बाद छुट्टी। मेम साहब रात को कपड़ा खुद बदली करता है। बच्चा कोई नहीं है। साहब, मेम साहब दोनों बहुत शरीफ आदमी हैं। तुम खुश रहेगा। हफ्ता 10 रोज का तो बात है। लीला उसे पिछले बरामदे के सिरे पर अपनी कोठरी में ले गई। कुलसुम ने अपना अटैची केस चारपाई के नीचे सरका दिया। कोठरी में सर के तेल की अजीब सी बू बसी थी। उसे उबकाई सी आई। वो खिड़की के पास बैठ गई। शाम की चाय के वक्त मेम साहब ने तलबी की। लीला उसे अपने साथ लेकर गई। साहब, मेम साहब लॉन पर बैठे चाय पी रहे थे। कुलसुम ने झुककर सलाम किया। पहले कहीं काम किया है? मेम साहब ने इंटरव्यू शुरू किया। कलकत्ते में। मेम साहब, किधर का रहने वाला है? मेमन सिंह। इधर लाल बाग में हमारा मामू है, उसके पास रहता है। बिल, पादरे की लड़की ने ये आया भेजी है। आई थिंक शी विल डू। मिसेस कैंटवेल ने शौहर को मुखातिब किया। विलियम कैंटवेल ने बेपरवाही से सर खम किया और स्टेटसमैन पढ़ने में मसरूफ रहे। कुलसुम बीबी ने अपनी मुस्तैदी और खिदमत गुजारी से फ्रीडा कैंटवेल को मिनटों में राम कर लिया। और फ्रीडा कैंटवेल की खासी सीधी सादी थी। फौरन उसके आगे लीलावती की शिकायतें करने लगी। काहिल और कामचोर है, दिन भर सोती है, पादरी की बीवी की सिफारिश पर इतने दिनों से रखा हुआ है। अगर वो गांव से वापस ना आए तो तुमको यहीं रहना। कुलसुम ने इकरार में सर हिलाया और मेम साहब के पांव दबाती रही। वो पर्दे की वजह से शागिर्द पेशे की तरफ बिल्कुल नहीं गई, ना दूसरे मुलाजिमों के सामने आई। बूढ़े अब्दुल गफूर मियाँ हम मजहबी के नाते उसके मुतालिक खासी दिलचस्पी ले रहे थे। उनका बड़ा लड़का नवाबपुरे में साइकिलों की दुकान पर नौकर था, मगर आवारा होता जा रहा था। अब्दुल गफूर चाहते थे कोई नेक बेज़बान लड़की मिले तो दो बोल पढ़वा दें। चुनांचे कुलसुम के घर के हालात और उसकी बेवगी की अलमनाक दास्तान सुनकर उन्हें उससे और ज़्यादा हमदर्दी हो गई और वो उसकी खातिर मदारात में लगे रहे। क्रिसमस ईव की वजह से वो शाम बेहद मसरूफ़ और हंगामा खेज गुजरी। कुलसुम रात गए तक काम में लगी रही। दूसरी सुबह बड़ा दिन था। सवेरे ही से सामने का बरामदा डालियों से भर गया। सलाम के लिए आने वाले हिंदुस्तानियों का तांता बंधा। शाम को साहब लोग आए। वो दिन भी बड़ा मसरूफ गुजरा। तीसरे रोज कलकत्ते से मेहमान आने वाले थे। अब्दुल गफूर बड़े दिनों मेहमानों की आमद की वजह से काम की ज्यादती का शिकवा करते हुए बड़बड़ा रहे थे। तो कुलसुम ने उसे कहा, चचा लाओ झाड़ पोंछ मैं किए देती हूं, इतने में तुम कटलरी साफ कर डालो। बंगले पर अनगिनत मुलाजिम थे, मगर गोल कमरे, साहब और मेम साहब के कमरे
और खाने के कमरे की सफाई अब्दुल गफूर खुद करते थे। झाड़न कंधे पर डाल अब्दुल गफूर पीठ पर हाथ रखे झुके झुके पैंट्री की तरफ चले गए। फिर वापस आकर उन्होंने कुलसुम से कहा, बस सब चीज अच्छी तरह झाड़ना, मेम साहब गर्द का एक जर्रा भी देख लें तो मार डालेंगी। मेम साहब सुबह के टाइम मिलने मिलाने बाहर जा चुकी थी। कुलसुम ड्राइंग रूम की सफाई करने के बाद सबसे पहले साहब के दफ्तर के कमरे में गई, जिसके सब दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने साहब की मेज के कागजात संवारे, फाइल सलीके से रखे, एक आध दराज जो अध खुली पड़ी थी उसे भी ठीक कर दिया और आज पौने घंटे तक कमरे की झाड़ पोंछ में मसरूफ रही। मेम साहब की वापसी से जरा कबल वो उनके ड्रेसिंग रूम में आकर उनके कपड़ों पर इस्त्री करने में मशगूल हो गई। मेहमान कलकत्ते से रात को पहुंचे। उस वक्त कुलसुम अपनी कोठरी में जाकर सो चुकी थी। ब्रेकफास्ट की मेज पर उसने मिस्टर गिलबर्ट प्लूमर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और उनकी मेम की झलक देखी, मगर डाइनिंग रूम में उसका कोई काम न था। नाश्ते के बाद मेम साहब ने उसे कहा मिसेस प्लूमर के पास जाए। चुनांचे वो गेस्ट रूम में पहुंची और झुककर सलाम किया। मिसेस प्लूमर अधेड़ उम्र की खुशमिजाज खातून थीं। उन्होंने अपने कपड़े निकालकर कुर्सी पर रखे। मिस्टर प्लूमर का अर्दली अभी कमरे में ना आया था। कुलसुम ने धोबी को बुलाया। सफर के कपड़े धोबी को देने के लिए मिसेस प्लूमर ने गुनगुनाते गुनगुनाते सारा सामान तलपट कर दिया। बहुत से सरकारी कागजात तितर बितर हो गए। कुलसुम ने सलीके से उन सबको समेट कर एक तरफ रख दिया। गुड गर्ल, मिसेस प्लूमर ने कहा, हमारे साथ कलकत्ता चलेगा? मिसेस कैंटवेल ने उनको बता दिया था कि यह आया आरजी है। कुलसुम ने शर्माकर मुंह में पल्लू ठूंस लिया। मेम साहब, हमारा शादी होने वाला है। शादी? वेरी गुड। लो कुलसुम, ये साहब का बक्सा इधर रखो, इसमें बड़ा जरूरी कागज रखा है। साहब इसकी चाबी मांगेगा तो हमको आकर बोलना। चाबी हमारे इस नीले बैग में, ठीक है? ठीक है मेम साहब, कुलसुम ने जवाब दिया। रात को खाने के बाद मिस्टर कैंटवेल और मिस्टर प्लूमर शराब के ग्लास हाथ में लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे अंदर से बंद किए आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से कुलसुम बराबर वाले अंधेरे कमरे में ही मौजूद थी, जिसका दरवाजा पहले से खुला रह गया था। कुछ देर बाद साहब ने पुकारा, कोई हाय? अब्दुल। कुलसुम दबे पांव पैंट्री में गई, जहां अब्दुल गफूर ईशा की नमाज में मसरूफ थे। मेम साहब और मिसेस प्लूमर अपने अपने कमरों में जाकर सो चुकी थी। साहब ने दोबारा आवाज दी तो कुलसुम भागी भागी ड्राइंग रूम के गैलरी वाले दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। साहब ने उठकर दरवाजा खोला और उस पर इस तरह नजर डाली जैसे उसे पहली बार देख रहे हो। वो जरा झेप गई, मगर उसने फौरन कहा, साहब, अब्दुल नमाज पढ़ रहा है, क्या काम है? तुम अब तक क्यों जाग रही हो? कुलसुम,
मिस्टर कैंटवेल ने पूछा। उनका चेहरा तमतमा रहा था। मैं मेम साहब के पांव दबा रही थी साहब। ओ अच्छा। कुलसुम ने एशट्रे खाली की, सिगरेट का नया टिन खोलकर मेहमान के करीब टिपाई पर रखा। इस दौरान दोनों साहब लोग फिर गुफ्तगू में मय हो चुके थे, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी तो दफतन मिस्टर प्लूमर ने सर उठाकर उसे देखा और शगुफ्तगू से कहा, आई से बिल, दैट्स अ प्रिटी गर्ल। कुलसुम हड़बड़ाकर गैलरी में पहुंची और सरपट दौड़ते हुए अपनी कोठरी में जाकर खाट पर लेट रही। मिस्टर प्लूमर सूबे के आला पुलिस और सिविल हुक्काम की हंगामी कॉन्फ्रेंस के लिए ढाके आए थे। एक रोज एक अहम मीटिंग डीएम के बंगले पर भी हुई, जिसमें बैरिस्टर रॉय के साले धीरेन्द्र मोहन सेन डीआईजी भी शामिल थे। बंगले पर पुलिस और सीआईडी वालों की रेलपेल थी। कुलसुम मुस्तैदी से इस दौरान में मिसेस प्लूमर की हाजिरी में रही। कलकत्ते वापस जाते वक्त मिसेस प्लूमर ने उसको 10 रुपये बख्शिश दिए। 10वें दिन लीलावती अपने गांव से वापस आ गई। आते ही उसने कुलसुम के कान में कहा, नानी बीमार नहीं थी, मुझे बहाने से बुलवाया था, वरना मेम साहब छुट्टी न देती। जिस दिन लीलावती डीएम के बंगले पर अपनी ड्यूटी बजाने वापस पहुंची, उसी रोज शाम को उमा रॉय की मोटर दीपाली सरकार को चंद्रकुंज वापस छोड़ गई। दीपाली ने डॉक्टर सरकार को बताया कि उसने कोमीरा में उमा राय के कंट्री हाउस में बेहद खुशगवार वक्त गुजारा। 9 जनवरी 1940 को पुलिस ने दरियाई रास्तों की नाकाबंदी करके रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथियों के खुफिया अड्डे और खुफिया प्रेस पर छापा मारा, मगर रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथी वहाँ से गायब हो चुके थे और अब की मर्तबा वो ऐसे गायब हुए थे कि 5 अजला की पुलिस उनको तलाश करते करते आजिज आ गई, मगर उनका सुराग कहीं नहीं मिला। यूरोप में जैसे जैसे जंग ने जोर पकड़ा और बरतानिया कमज़ोर पड़ता गया, हिंदुस्तान में पुलिस की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। बंगाल में रेहानुद्दीन अहमद और उनके साथियों की तलाश भी तनदही से जारी रही, मगर वो सब शायद फिजा में तहलील हो चुके थे। लेकिन जंग के खिलाफ और खाना जंगी के प्रचार में उनका लिटरेचर उसी तरह खुफिया ठिकानों से छपता और तकसीम होता रहा। तो ये थी नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र की आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।